हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशन पॉइंट में। और आज हम लोग देखेंगे भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, जो कि भाग 2 है। और इसके पहले आप लोगों ने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जी हाँ, चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं और देखेंगे आज इसमें पिछले वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था 1976 के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जो 10 आचार आदेश आए हुए थे उसमें ग्रहण किए गए थे उसको किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाता है, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। जी हाँ, इसमें हम लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत पूरा कवर करेंगे और नीति निर्देशक सिद्धांत देखेंगे इसमें किस प्रकार से पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी 2001 और 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का। यह उपबंध शामिल है। जी हाँ, जो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार की बात कही गई है, ये किस में कही गई है? जी हाँ, तो ये जो बात कही गई है प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, तो इसकी जो बात कही गई है 48A के अंतर्गत की है। जी हाँ, अनुच्छेद 48A के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। इस प्रकार हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? जी हाँ, किसका संरक्षण करना भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो आप लोग देखिए, ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति या जनजाति, और ऑप्शन डी है वन्य प्राणी। जी हाँ, आप लोग को पता होगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं होगा? जी हाँ, कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इसकी बात कहा गया है। तो हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। जी हाँ। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा जो कर्तव्य सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। तो अस्पृश्यता मिटाने की जो प्रयास की गई है ये हमारे किसमें? फंडामेंटल राइट्स में है। मूल अधिकार के बारे में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 17 इसकी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ये शामिल नहीं है और बाकी सब शामिल हैं। जी हाँ, इस प्रकार हमारा सी क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन ए है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। जी हाँ, अगर इसे चूँकि इसमें मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है और जो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है किसमें है? जी हाँ, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। जी हाँ, और ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए तो किसमें 6 से 14 वर्षों तक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21A के अंतर्गत की गई है, जो कि 6वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत लाया गया था। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि एवं विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर छुआछूत भी ऑप्शन में दिया था, तो आप लोग पता है छुआछूत जो समाप्त आर्टिकल 17 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा ऐसा कथन है जो मौलिक कर्तव्य के बारे में सही नहीं बताता है? जी हाँ, नहीं की चूँकि यहाँ बात किया है। ऑप्शन ए है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। जी हाँ, तो इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है इसकी बात कही गई है।
तो हम लोग देखेंगे उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। जी हाँ, जो परमादेश की बात की आर्टिकल किसके अंतर्गत 32 के अंतर्गत बात की है, जो कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जबकि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जा रही है, मौलिक कर्तव्यों की। तो हमारा क्या है, शामिल नहीं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देखिए दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। जी हाँ, कौन एक गलत है, यूपी पीसीएस में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक की 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। जी हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें गलत है। गलत ऑप्शन को हमको बताना है, तो जो हमारा गलत हो जाएगा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये क्या है, ऑप्शन हमारा गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत बात की गई है, जबकि मूल कर्तव्य के भाग अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। जी हाँ, आर्टिकल 51 के अंतर्गत। इसका हमारा जो आंसर ये हो जाएगा, ये शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। जी हाँ, बताना है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और ऑप्शन डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को सम्मान करना। इसमें बोल रहा है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा जो है जो कि सम्मिलित नहीं किया गया है। जी हाँ, तो जो लोक चुनाव में मतदान करना, ये जो बात कही गई है, ये इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने की बात कही गई है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है, और संविधान प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, इसकी बात कही गई। तो हमारा इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में, जी हाँ, एक नया अध्याय जोड़ा गया। जी हाँ, ऑप्शन ए है संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन बी है अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है, 1976 में पारित हुआ, जिसमें लगभग 150 आर्टिकल्स को संशोधित करके ऐड किया गया था एक्सपेक्टेड। तो इसमें जो बात की गई है कि कौन सा इसमें जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य भी इसी के अंतर्गत लाया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। जी हाँ, कौन सा ऐसा नीति का निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन बी है गोवध निषेध। ऑप्शन सी है मुफ्त कानूनी सलाह। ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। तो आप लोगों को पता है जो मुफ्त कानूनी सलाह है, जी हाँ, ये ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया था, DPSP भी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। जी हाँ, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, जी हाँ, करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51 में किस स्थान पर रखा गया है। जी हाँ, तो किस स्थान पर रखा गया है इसकी बात कही गई है। तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51 के अंतर्गत इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों शामिल है। जी हाँ, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। तो आप लोगों को जस्ट अभी हमने बताया है मूल कर्तव्य किस में शामिल किया गया है, आर्टिकल 51A के अंतर्गत, यानी क। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कितनी बार यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं
नागरिकता की बात की जा रही है तो नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल राइट है। भाग 3 में मूल अधिकार है, बिल्कुल राइट है, फंडामेंटल राइट्स। और जो डीपीएसपी की बात की जा रही है, डीपीएसपी किस में है, जिस राजनीतिक सिद्धांत है, आर्टिकल 4 में, बिल्कुल राइट है। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, वो भाग 5 में नहीं है, वो किस में है, भाग 4 के 1 अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। यही क्या है, सुमेलित नहीं था, बाकी सब सुमेलित थे। ये किसके अंतर्गत आता है, भाग 4A के अंतर्गत आता है, मूल कर्तव्य। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। जी हाँ, कौन सी कमेटी आई थी, हम लोग देख ले रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कौन सी कमेटी आई थी मूल कर्तव्यों को ऐड करने के लिए। ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन बी है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी है बलराम जाखड़ कमेटी और ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग। आप लोगों को पता होगा जो सरकारिया आयोग था केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था, सीधा सीधा इसका रिलेशन, इसलिए तो होगा नहीं। जो हमारा बलराम जाखड़ भी इससे और अशोक मेहता भी इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं नहीं के बाद जो स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, जी हाँ, स्वर्ण सिंह की जो बात की जा रही थी, ये किससे संबंधित थे, मूल कर्तव्य से। इन्हीं के सुझाव पर मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया था, जो कि 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को लाया गया था 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत स्वर्ण सिंह कमेटी के अंतर्गत के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। जी हाँ, कथन है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। सेकंड है सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा। और थर्ड कथन है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। और फोर्थ नंबर है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। जी हाँ, कौन सा कोट इसमें से सही है, करेक्ट है, ये हमको बताना है। आप लोगों को बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है, IAS 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के सामने जैसा कि है। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें से फैक्चुअल सही है। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि जो मिश्रित संस्कृति की समृद्धि की बात की जा रही है, ये तो बिल्कुल राइट की जा रही है। और जो सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों को रक्षा, ये तो नहीं लाया गया है। जी हाँ, इस प्रकार ये नहीं होगा, ठीक है। वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना का विकास करना, ये भी राइट है। और व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी राइट है। इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा 1, 3 और 4, जी हाँ, 1, 3 और 4 किस में दिया है, ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ है 1, 3 और 4, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। जी हाँ, ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत है, एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी है एक मूल कर्तव्य है, सी नंबर है नीतिदेश सिद्धांत है और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग देखेंगे तो आपको पता होगा ग्राम पंचायतों के जो गठन की बात कही गई है, ये किसके अंतर्गत कही है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। जी हाँ, आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये बात कही गई है ग्राम पंचायतों का गठन। जी हाँ, आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये बात कही है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। जी हाँ, भाग 4A के अंतर्गत कौन सा वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ऑप्शन बी है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ऑप्शन सी है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऑप्शन डी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। जी हाँ, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बिल्कुल पता होगा जो मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। कौन सा वर्णित नहीं है, अपने माता पिता की और गुरुओं का आदर करना। जी हाँ, ऑप्शन सी ये वर्णित नहीं है, लेकिन ये देखा जाए तो सामाजिक तौर पे और हम लोगों को अपने माता पिता और गुरुओं का बहुत ज़्यादा आदर करना चाहिए। जी हाँ, और संविधान का आपसे ये आशा है, इसकी वजह से वर्णित नहीं किया गया है। बिल्कुल, इसमें हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उल्लेख कहाँ गया है। चूँकि आप लोग मूल कर्तव्य लगा रहे हैं, इसकी वजह से आप लोग इसको मूल कर्तव्य लगा सकते हैं, बट
आप लोग को बात की जाए, मूल कर्तव्य नहीं होगा इसका। जी हाँ, अगर इस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की जाए तो राज्य के नीति सिद्धांत में इसका उल्लेख किया गया है। जी हाँ, इसका हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, कथन एक है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सेकंड है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जी हाँ, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ना है, चूँकि IAS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखेंगे तो काफ़ी इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे जो कथन दिया है, उसी कथन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी जो कि प्रतिबंध लगाती है, तो ऐसा नहीं है, प्रतिबंध नहीं लगाती है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जी हाँ, प्रभावकारी राज्य की सत्ता पर, यहाँ पे बात फर्स्ट में कथन में दिया व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जबकि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्रता पर नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। जी हाँ, चूँकि केवल 2 सही है बस, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ये नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है 44वें संविधान संशोधन। जी हाँ, 44th अमेंडमेंट के अंतर्गत 1978 में राज्य के नीति के सभी तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। सेकंड कथन है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल आर्टिकल 39 बी एंड सी यानी ख एवं ग में उल्लिखित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। जी हाँ, तो इसमें थोड़ा डीपली क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। RAS में क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, तो हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो जो मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में, जी हाँ, मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में आया था, इसके निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कई एक बात कही थी कि आर्टिकल 39 बी एंड सी यानी ख एवं ग के अंतर्गत जो आर्टिकल 14 एंड 19 है उल्लिखित प्राधिकार प्राथमिकता संवैधानिक है। जी हाँ, जबकि इसमें मूल अधिकार प्राथमिकता प्रदान की गई, इसके बात नहीं कही गई थी। हमारा एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1944 जो दिया है और जो 44वां संविधान 1978 में दिया है, तो इसके बाद के तहत नहीं हुआ था। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में कहा गया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर किस कोर्ट में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। जी हाँ, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, इसकी बात की गई है। हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और डी ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। जी हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। जी हाँ, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक राज्य की स्थापना करना हमारा क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। इसका हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में, जी हाँ, इसमें हम लोग को बताना है कि पहचान करना है कौन कौन सा राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो फर्स्ट कथन है मद्य निषेध, सेकंड कथन है फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम, थर्ड है बेगार अथवा बाल श्रम निषेध, और फोर्थ नंबर है अस्पृश्यता निषेध। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे जो निर्देशक में पहचान करना कौन सा निर्देशक में सम्मिलित है, नीति निर्देशक में, तो जो मद्य निषेध है ये शामिल है। बाकी खान फैक्ट्रियों बाल श्रम निषेध बेगार ये जो है, जी हाँ, और इसको तो आप देख ही नहीं, इन सब का उल्लेख किसमें किया गया है, फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में इनकी बात की गई है। फैक्ट्रियों में खानों जो हम लोग देखे थे शोषण के आधार पर। जी हाँ, तो
फैक्ट्रियों में खानों बलाश्रम निषेध, जो कि आर्टिकल 13 और 23 एंड 24 में इसकी बात कही गई है, बेगार अथवा बलाश्रम निषेध। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में कही गई है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य निषेध की बात नीति निषेध सिद्धांत में की गई है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे अब किस में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा दिया केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। सेकंड है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सी ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। जी हाँ, तो क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो आपको पता है ग्राम पंचायतों का गठन जो बात की है आर्टिकल 14 में की गई है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देखें यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। जी हाँ, इसका हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और जी हाँ और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में किया गया है। जी हाँ, IAS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। तो आप लोगों को ये पता ही होगा, ये जो बात कही गई है किस में कही गई है, मूल कर्तव्य में ये बात कही गई है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मूल कर्तव्य में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सेकंड है, इन तत्वों में अंतर्निविष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सिबल नहीं है। जी हाँ, तुम्हें देखना है कौन कौन सा जी हाँ सही है और कौन सा गलत है। तो हम लोग देखेंगे कि जो पहली बात कही कि ये जो हैं देश की सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही बात है। इन तत्वों को अंतर्निविष्ट बंद न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सिबल नहीं है, ये भी सही है। इसका हमारा ए एंड बी दोनों सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंध बताता है। तो आप लोगों को पता होगा भारत की जो विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत ये बात कही गई है। जी हाँ, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, विदेश नीति की बात कही गई है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS 2017 में क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बात कही गई है कि कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका कृत्यों पर निर्बंध करते हैं, तो निर्बंध नहीं करते हैं। जी हाँ, विधायिका कृत्यों पर निर्बंध नहीं करते हैं निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, कार्यपालिका कृत्यों पर निर्बंध करते हैं, बिल्कुल नहीं, कार्यपालिका पर भी निर्बंध नहीं करते। हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग अगर बात की जाए 53 का, तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। जी हाँ, किस में विभाजित किए जा सकते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदार भौतिकतावादी, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिकवादी में भी है, बौद्धिकतावादी भी है और गांधीवादी सभी में। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन सब में विभाजित किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो हो गया इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी में विभाजित किया जा सकता है। जी हाँ, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो आज हम अपने इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस श्रृंखला के आगे वीडियो आते रहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो हम लोग बात करेंगे तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे, संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे और देखेंगे कि पिछले वर्षों में संघीय कार्यपालिका से द यूनियन एग्जीक्यूटिव से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपने तैयारी को और अच्छी एक नई मार्गदर्शन, एक नई दिशा देंगे। जी फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।